हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMH क्लासेस एंड CMH प्रैक्टिकल क्लासेस। आज का हमारा टारगेट टॉपिक जो है TDS के अंदर ही 194I सेक्शन है। जो 194I सेक्शन है वो रेंट से डील करता है। रेंट जो कि हम लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का देते हैं और रेंट हम देते हैं प्लांट एंड मशीनरी का देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस सेक्शन के अंदर क्या होता है, कितना परसेंट हम इस पर TDS काटते हैं, कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं और क्यों काटते हैं 10% का। ठीक है, तो जिसको भी ये चीज़ पसंद आती है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे, राइट पे बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो देखिए रेंट क्या होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है कि रेंट क्या है। व्हाट इज रेंट? व्हाट इज रेंट? तो रेंट क्या है? रेंट का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे रेंट का क्या मतलब है? हिंदी में कहते हैं किराया। और किस चीज के लिए दिया जाता है? फॉर यूजिंग एनी फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब यहां आप देखोगे तो लैंड एक फिक्स एसेट है, बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है, फर्नीचर एक फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एक फिक्स एसेट है। तो जब हम किसी ऐसे एसेट को यूज करते हैं जो हम अपने उस एसेट को दूसरे को देते हैं कि भाई तुम मेरे इस एसेट को यूज कर लो, आप मालिक नहीं है, आप उसको यूज कर रहे हो। क्योंकि आप यूज कर रहे हो तो उसके बदले में आप मुझे उसकी यूज करने का कोई पैसा दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे छोटी सी एक बात देखिए क्या हो रहा है। रेंट जो कि हम लैंड बिल्डिंग पे दे रहे हैं उसके ऊपर हम 10% चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वही अगर हम प्लांट एंड मशीनरी को दे रहे हैं तो हम 2% चार्ज कर रहे हैं। अब इसके सिनेरियो को समझते हैं। पहले होता क्या है ये सिनेरियो। जैसे सपोज करिए एक बंदा है A, एक बंदा है B। A के पास एक घर है, ठीक है, और उसने उसको B को किराए पे दे दिया। तो B क्या हुआ यहाँ पे? लेसर या लेसी? किराएदार या किराया? मकान मालिक। तो लेसी जो वर्ड है LESSE, लेसी हो गया हमारा किराएदार, और लेसर LESSOR, लेसर कौन हो गया? ओनर या मकान मालिक। ठीक है, और मकान मालिक ना कह के इसको हम वो बोल दे अगर सिर्फ मालिक। क्यों? चीजें तो और भी जाएंगी, ये तो लैंड भी जाएगी, फर्नीचर भी जाएगा, तो मकान वर्ड क्यों यूज करें? हम कहते हैं वो मालिक है, देने वाला। ठीक है, जो किराए पे दे रहा है, और लेने वाला कौन है? लेसी। अब अगर आप कहीं पे किराए पे रह रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, इसके अपने मकान होंगे, तो जो किराए पे रह रहे हैं वो जब अपने मकान मालिक को पैसा देते हैं तो मकान मालिक की इनकम है। यानी कि ये जो लेसी है किराएदार जब मकान मालिक को किराया देगा तो मकान मालिक की इनकम होगी। ठीक है, तो क्या आप अपने मकान मालिक को किराया देते हुए TDS काटते हो? आप किराया देते हो मकान मालिक को TDS काटते हो? क्यों नहीं काटते भाई? और बाकी लोग दूसरे के हाथ से देते हैं। नहीं, अभी आपने बोला क्योंकि हम उसको अपने हाथ से देते हैं। ठीक है, बताओ। हाँ, देना ही है, तो फिर TDS का कंसेप्ट कहां से आया? हाँ गुड़िया, अगर आप किराए पे रह रही हो तो क्या आप अपने मकान मालिक को किराया देते समय TDS काट लेती हो? एक छोटा सा आंसर निकल के आता है। आप क्या कहते हैं इस पे बेटा? हम क्यों नहीं यहाँ पे TDS काटते? जो हम घर के किराए पे लेके रह रहे हैं कब काटते हैं, कब नहीं काटते? बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला फैक्टर आया पर्सनल यूज।
ये पर्सनल यूज के लिए है, ठीक। अगर पर्सनल यूज के लिए तो बिजनेस यूज ही नहीं है। When it is not for a business use, so no TDS। गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है? टीडीएस का कंसेप्ट लाने के पीछे लॉजिक क्या है? हाँ, ये मतलब गवर्नमेंट की तो प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो लेगा यार। अरे तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी ना किराए पे उठाएगी। अगर तुम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी किराए पे उठाओगे तो उसका पैसा कैसे वसूलोगे? कब्जा करके। ले भाई, ताजमहल मेरा, किराए पे दिया मैंने, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन अराइज होंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। जब दिमाग में क्वेश्चन अराइज होंगे ना, अगर ये पर्सनल यूज के लिए है, पर्सनल यूज क्योंकि दुनिया जहान रह रही है किराए पे, लेकिन उन बंदों का काम बिजनेस का नहीं है, वो उसको खर्चे में क्लेम नहीं कर रहे, वो अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, पर्सनल यूज के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने टीडीएस का कंसेप्ट नहीं रखा। लेकिन जैसे ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसके अंदर हर दुकानदार एक किराएदार है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, पूरा बाजार है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं और मकान मालिक को किराया दे रहे हैं, क्या वो टीडीएस काट रहे होंगे? एक मिनट, जॉब से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल यूज हो, ये दो शब्द समझाइए क्योंकि बिल्कुल गलत है। मैं पढ़ा रहा हूँ रेंट, तो जॉब से रिलेटेड और प्रोफेशनल यूज समझ में नहीं आया वर्ड में। मैं तो रेंट की बात कर रहा हूँ बेटा, आप कहाँ पहुंच गए? हाँ जी, क्या यहाँ पे आसपास की जो दुकानें हैं वो जब अपने मकान मालिक को किराया देती होंगी, क्या टीडीएस काटती होंगी? क्यों? बिजनेस यूज है। उन्हें परमिशन नहीं है, इसमें किसी की परमिशन की तो ना जरूरत होती है। वो वर्ड बहुत अच्छा है बेटा, तूने मेहनत करी है इस पे, बता। भूल गई तो बहुत पिटाई होगी। सही बता रहा हूँ, तुम जब पढ़ते हो तो उसको याद भी रखो, क्या था कंडीशन। टेक्निकली मुझे टीडीएस काटना चाहिए। क्या मुझे टीडीएस काटना चाहिए? मैं भी तो किराए पे ही हूं, क्या मैं टीडीएस काटता हूँ? क्यों? अपने आप कैसे आपने डिसाइड कर लिया जब यहाँ पे हमने क्वेश्चन रेज किया? क्या आपने ये कंडीशन मुझ पे अप्लाई करी? तो कंडीशन क्या अप्लाई करनी है टीडीएस के लिए? पहली चीज बिजनेस होना चाहिए। पर्सनल एसेट की किराए पे भी टीडीएस कटता है, वो अलग से लूंगा मैं आपको, अभी पहले आया कुछ 1-2 साल पहले, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वो भी डाला है। लेकिन अभी मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो बिजनेस के अंदर जब हम देखते हैं कि इस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या क्राइटेरिया देखेंगे? ये बाकी के सब सेक्शन पे भी अप्लाई होगा, ध्यान रखना। ये जो लेसी है किराएदार, ये टीडीएस कब काटेगा? जब या तो अगर ये बिजनेस कर रहा है, इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो, और अगर ये प्रोफेशन कर रहा है, जैसे मेरा प्रोफेशन, तो उसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर हो। तो मैं टीडीएस काटता हूँ या नहीं काटता हूँ, इसके लिए जानना जरूरी है कि क्या मेरा टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है या नहीं है। वो भी कब का टर्नओवर? जैसे अभी हम चल रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। हम किस में रह रहे हैं? 1 अप्रैल 23 से 31/3/24 के फाइनेंशियल ईयर में है। इससे पिछला प्रीवियस ईयर जो है वो था 1/4/22 से 31/3/23। तो मुझे ये कंडीशन चेक करनी है मिस्टर अमित गुप्ता की कि क्या उनकी फर्म ने 31/3/23 तक 50 लाख के टर्नओवर को क्रॉस किया है। अगर मेरी फर्म ने इस पीरियड के बीच में टर्नओवर क्रॉस कर दिया 50 लाख का,
तो फिर मुझे रेंट पे टीडीएस काटना है। लेकिन उसके बाद भी एक कंडीशन है थ्रेशोल्ड की, वो भी देखेंगे अभी। ये तो कोई बात की नहीं हो गई, हाँ या ना। तो अब अगर मेरे पे कंडीशन लगानी है आपको कि मैं भी यहाँ पे किराए पे रह रहा हूँ तो क्या पिछले साल मेरा टर्नओवर 31-3-23 तक 50 लाख क्रॉस कर गया, बड़ी खुशी होती कर जाता, तो साहब नहीं कर पाया, तो मैं पहली कंडीशन में ही बाहर हो गया। क्लियर हो गया। इस फ्लोर में 10-12 दुकानें हैं, वो तो बिजनेस है, तो क्या उन पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? क्योंकि प्रोफेशनल तो सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब तो दुकानदार है। उन पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? उन पे 1 करोड़ वाला रूल अप्लाई होगा। हमारे क्लाइंट भी 1-2 यहाँ पे, क्या उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हम टीडीएस काटते हैं? नाम नहीं लेंगे हम, पब्लिक है, हमारे क्लाइंट हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तो हमने उनके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी करी, चेक करा कि हाँ भाई आपको टीडीएस काटना है। ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक। तो हम क्या देखेंगे? पहली बात, बिजनेस रिलेशनशिप है कि नहीं है। पर्सनल रिलेशनशिप को अलग से देखेंगे, बिजनेस रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो बिजनेस रिलेशनशिप है, क्योंकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, बिजनेस रिलेशनशिप, क्लियर। अब बिजनेस रिलेशनशिप में उसने टर्नओवर कितना किया पिछले साल? कितना टर्नओवर है बेटा? 50 लाख से ज्यादा अगर मान लो प्रोफेशनल है तो 50 लाख से ऊपर क्रॉस किया, मैंने नहीं किया, तो मेरे पे तो सीधे से ही खत्म हो गया, टेंशन ही खत्म, क्लियर। दूसरा, अगर वो बिजनेस है तो क्या वो 1 करोड़ क्रॉस कर गया? हाँ कर गया। यहाँ अच्छी दुकानें, सबका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, बड़े आराम से, तो उन सब पे क्या टीडीएस के प्रोविजन लागू होते हैं? तो अब दूसरी चीज चेक करेंगे। पहला तो हो गया कि लागू होते हैं, फर्स्ट कंडीशन चेक करी, तो ये क्या है? हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या देखेंगे? क्या वो बंदा अपना रेंटल 2,40,000 से ज्यादा देता है? क्या देता है? पर एनम है, ये लिखनी तो बेटा यहाँ पे, पर एनम, ठीक है। थ्रेशोल्ड जो है ना जनरली पर एनम ही होती है, लेकिन फिर भी चलो स्पेसिफाई करना बेटर है, कंफ्यूजन ना रहे। तो अब इसका रेंटल कितना होना चाहिए? 2,40,000 से ज्यादा, यानी कि महीने का 20,000। तो अगर किसी दुकानदार का, जैसे हमारे कॉर्नर पे है, तो उनका 20,000 से ऊपर नहीं है तो वो नहीं काटते, लेकिन जो हमारे दूसरे क्लाइंट है उनका किराया 40,000 से ऊपर है तो वो काटते हैं, और हम उनकी रिटर्न भी फाइल करते हैं। फिर ये हो गई बेटा, बात ये करनी होगी। तो हमने क्या चीज चेक करी कि क्या बिजनेस रिलेशनशिप है? हाँ है। क्या वो किराया दे रहा है? हाँ दे रहा है। बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है, तो हम देखेंगे कि वो 1 करोड़ से ऊपर का उसका टर्नओवर है तो वो टीडीएस काटेगा। तो यानी कि इस चीज को अप्लाई करने के लिए हमें लेसी के ऊपर ये कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप जब अकाउंटेंट बन के जाएंगे तो आप किसकी तरफ से जाएंगे? क्या लेसर की तरफ से जाएंगे और लेसी की तरफ से जाएंगे? अभी जो आप ये पढ़ रहे हो, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो? लेसर या लेसी? किसके दिमाग से सोच रहे हो? किसकी तरफ से सोच रहे हो? लेसर कौन कौन कह रहा है? आप और कोई लेसर? लेसर की तरफ से, आप लेसी की तरफ से कह रहे हो? आपने लेसर क्यों बोला? बाकी सबसे आप अलग हो, बताओ। It's not that it भैया ये लेसर है, मकान मालिक है, टीडीएस किसको काटना है? इसको काटना है, इसको काटना है? लेसी को काटना है। तो जब आप टीडीएस के प्रोविजन पढ़ोगे तो आप इसके ही तो अकाउंटेंट होगे, इसके तो अकाउंटेंट नहीं, उसको तो मिल ही रहा है। वो तो कहेगा भाई काट दे, मेरे को दे दे। तो आपको तो यहाँ रहते हुए देखना ना। तो अभी आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो चीजें? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप जिसका नौकरी कर रहे हो, जिसके अकाउंटेंट हो, सबसे पहले देखोगे सर आपका पिछले साल का टर्नओवर क्या है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो प्रोफेशनल होगा या वो बिजनेस होल्डर होगा। तो या तो कोई मेरे यहाँ काम कर रहा है, जैसे मेरे यहाँ करने वाले बच्चे क्या देखेंगे, सर आपका टर्नओवर कितना है? मैंने कहा बेटा मेरा तो 50 लाख से नीचे है। तो ठीक है सर, आपका तो अप्लाई नहीं होगा, टेंशन खत्म। लेकिन अगर कोई नीचे किसी दुकानदार के अकाउंटेंट होगा तो वो क्या कहेगा? हाँ जी आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है। तो पहली कंडीशन उसने फुलफिल कर ली कि हाँ भाई बिजनेस रिलेशनशिप है और टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है।
अब नेक्स्ट चीज वो कहेगा भाई आप हमारा किराया कितना जाता है साल का? किराया जाता है 2,40,000। ठीक, यहाँ कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? तो जब 2,40,000 से किराया ज्यादा जा रहा है तो वो TDS काटेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन अच्छी तरह से? मेरी वीडियोस को भी आप सब लगातार देखें, 2-2 3-3 बार। रिवीजन बहुत जरूरी है। मेरी एक वीडियो में मैंने ये भी बोला है कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे इतनी बार पूछ लिया कि यार छप गया दिमाग में, तो दे मेड मी इंटेलिजेंट। आई एम नॉट इंटेलिजेंट, द स्टूडेंट्स मेड मी इंटेलिजेंट। पूछा ही इतनी बार, मैं अगर खुद पढ़ता तो 1 बार 2 बार 4 बार, बच्चों ने इतनी बार पूछ लिया कि मैंने एक एक टॉपिक एक एक सब्जेक्ट 50-50 100 बार पढ़ लिया। कितने टॉपिक्स होंगे, सोचिए मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, तो मैं तो एक्सपर्ट हो जाऊंगा ना फिर उसके अंदर। उसके बावजूद भी मेरे को पढ़ना पड़ता है आज भी, ऐसा नहीं है, अपग्रेड करने के। तो आप सबसे गुजारिश है जो जो आप पहले पढ़ते जा रहे हो उसको रिवीजन करिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए जैसे जैसे आपका किसी भी नौकरी में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपसे गलतियां कम होंगी, आप अच्छा काम करेंगे और तभी आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। स्टार्टिंग भले ही आपकी कम से हो, लेकिन अगर आप याद रखोगे, मेहनत करोगे, प्रगतिशील होगे, नई नई चीज़ों को सीखोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। क्लियर हो गया मेरी बात अच्छी तरह से? तो इसको मैं भी यहाँ पे रैप करता हूँ, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर, इस पे 10% है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पे 2%। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, लैंड, बिल्डिंग एंड, आवाज ना आए बेटा, एंड फर्नीचर, इस पे कितना है? और बाकी P&M पे यानी कि प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है बेटा? ऐसा क्यों? हमारा खराब नहीं, 19% दिया तो ये जाएंगे तो उस पे खराब है। मतलब आपका कहना है कि लैंड एंड बिल्डिंग खराब नहीं होता और प्लांट एंड मशीनरी लाने जाने में इसकी रखरखाव भी है, रोज चलती भी है, तो ये खराब होती है, इसलिए TDS कम है। और समझाइए थोड़ा सा, बात आपकी सही है, मैं भी इस बात को सपोर्ट करूंगा, लेकिन और समझाइए और एक्स्ट्रा ऐड करिए इसमें, क्या होगा बेटा? मतलब कहाँ जाना चाह रही हो अब? जगह, अब जाना किस जगह पे जा रही हो? ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? खर्चे ज्यादा होंगे, मैं समझ रहा हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? और इसमें ये है कि आप सही बोल रही हो बिल्कुल, लेकिन उस चीज पे नहीं पहुंच पा रही है जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं समझा, सपोज करिए इसने 1 लाख रुपए का, सपोज करिए इसने 1 लाख रुपए का 3 लाख ले लेते हैं, इसको 3 लाख रुपए का रेंटल मिला और यहाँ पे 3 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी में रेंटल मिला। ठीक है बेटा, अब अगर इसको 3 लाख का रेंटल मिला तो इसकी यहाँ पे बचत कितनी होगी? इनकम। आप बार बार खर्चे की बात करो, मैं कह रहा हूँ खर्चे घटाने का इनकम क्या होगी? इसमें कोई खर्चा ही नहीं होता। गुड़िया सही कह रही है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग रख ली हमने तो उस केस में हमारा खर्चा नहीं होता। ठीक है, बिल्डिंग एक बार लगा थोड़ी बहुत टूट फूट हुई तो गवर्नमेंट 30% इसमें डिस्काउंट भी देती है हमें टूट फूट में, कि भाई 30% का डिस्काउंट नहीं होता, वो देती है, क्या कहते हैं, हमें छूट देती है कि 30% अपने आप उसमें ले लीजिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे। यहाँ पे क्या होता है, जो रेंट इसका किराए पे देता है अपनी प्लांट एंड मशीनरी, वो अपनी एक्चुअल बैलेंस शीट बनाता है और उसके हिसाब से जो एक्चुअल खर्चे होते हैं उनको चार्ज करता है। टेक्निकली बिल्डिंग में बहुत खर्चा नहीं होता। अब मान लो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, क्या करता हूँ मैं, तो दीवार जबरदस्ती थोड़ा तोड़ दो जबरदस्ती कोई चीज तोड़ दो, कुछ नहीं होता। एक बार लग गई, कभी थोड़ी बहुत टूट फूट हुई, मेजर टूट फूट हुई, मकान मालिक सही करा देते हैं, छोटी मोटी टूट फूट तो हम ही सही कराते हैं। लेकिन अगर मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी ले रखी होती, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी हमारी, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे फोटोकॉपी की मशीन रख ली, दैट इज माई प्लांट एंड मशीनरी। मेरे लिए तो फोटोकॉपी का बहुत काम है,
तो अगर मैंने किसी फोटो कॉपियर को अपने यहाँ पे रख लिया और मेरी टर्नओवर भी 50 लाख से ऊपर है, अभी तो काटूंगा, तब उस केस में मुझे 2% TDS काटना है, बशर्ते कि मैं उसको 3 लाख से ऊपर दे रहा हूँ। फोटो कॉपियर का तो खर्चा ही नहीं आएगा, 5,000 6,000 रुपये महीना मास, तो वो तब भी नहीं आएगा। तो कोई और बड़ी चीज़ ले रहा हूँ मैं उससे, ठीक है। मान लो कोई बिजनेस हाउस है, उसने कहा भाई तुम अपना ये हमें बड़ी वाली मशीनरी और ये सब दे दो, ऑब्वियस सी बात है उस पर खर्चा करेगा, रेंटल इनकम भी अच्छी होगी, तो क्या होगा, TDS काटेंगे। यहाँ पे क्योंकि इनकम ज़्यादा है, इनकम यहाँ पे कम है, ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा TDS, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी, कम इनकम पे कम TDS। गवर्नमेंट कहती है जिसकी इनकम ज़्यादा है अभी तो मुझसे TDS ज़्यादा काट रहे हैं। जो मैंने आपको प्रोफेशनल में बताया था, मान लो मैं CEO हूँ, मेरी इनकम ज़्यादा होती है क्योंकि मेरा खर्चा नहीं होता, मेरे को टेक्निकली दिमाग का पैसा मिलता है। तो क्योंकि मेरी इनकम के अंदर मार्जिन ज़्यादा है, इसलिए मेरा TDS 10% पे कटता है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करता है, वो बंदों को लाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे देता है बंदे, उसका मार्जिन क्या है, कम है, तो उसका TDS कटेगा क्या, 1% और 2% जो कॉन्ट्रैक्टर वाला 194C। हाँ, तो 194C के अंदर क्योंकि उसका इनकम का मार्जिन कम है, इसलिए उसका TDS 1% पे कट रहा है। तो जो रेट है TDS का रेट, वो मार्जिन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका मार्जिन ज्यादा तो आपका TDS का रेट ज्यादा, आपका मार्जिन कम तो आपका TDS का रेट कम। लॉजिकल है बिल्कुल, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है भाई जब इसका मार्जिन नहीं है तो उससे क्या TDS देंगे, क्यों, TDS क्या है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है। टैक्स किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट पे। अरे इसका प्रॉफिट ही कम है तो टैक्स भी कम देगा ना। आज इसका बेचारे का 10% काट लो तो रिफंड नहीं मांगेगा हमसे आके, और फिर लड़ेगा 4 दिन बाद, क्या भाई साहब मेरा हर बार रिफंड नहीं बनता, आप क्यों काट लेते हो मेरा ज़्यादा टैक्स। तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के प्लानिंग करी, क्योंकि इनका मार्जिन कम है, इनका रेट ऑफ TDS कम है, यानी कि 2%। इसका मार्जिन ज्यादा है, इसका TDS का रेट 10%। क्लियर हो गई। तो क्या क्या कंडीशन थी बेटा, पहली कंडीशन हमारी क्या थी, बिजनेस होना चाहिए, दूसरा बिजनेस या प्रोफेशन होना चाहिए, इसको हम कहते हैं PGBP की इनकम, ठीक। हाँ, दूसरा नहीं, बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए। उसके बाद वो लायबल होना चाहिए, क्योंकि उसका बिजनेस का टर्नओवर 1 CR से मोर देन होना चाहिए, और प्रोफेशन है तो मोर देन 50 लाख होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, फ्रेश होल्ड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसका तो रेट है ही, वो तो अब सब में एक ही जैसा लगता है, काटना तो काटना, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सपोज करो आपने 3 लाख का रेंटल दिया, 2% है, 3 नहीं 6, 1 2 3 6,000 कट गया, बाकी का पेमेंट दे दो उसको। आपने यहाँ पे दिया 10% तो 30,000 कटेगा, बाकी का पेमेंट दे दो, ठीक है बेटा। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो 3 कंडीशन को हमें ध्यान देना है। क्लियर। हम जनरली, मैंने जो देखा है, लोग काम करते हुए इस चीज का एप्लीकेशन कभी नहीं करते। मेरे क्लाइंट आए, कोई जगह प्रॉपर्टी किराए पे ली, सर इसका TDS काट लिया हमने, आपका TDS जमा कर दिया, सबने बोल लिया, सब कुछ कर लिया। मेरे पास आए, सर हमने 1 साल से TDS जमा नहीं किया, इसका पैसा पार्टी को कम दे रहे हैं। मैंने अप्लाई किया, मैंने कहा सर आपका तो TDS काटने का लायबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आपका टर्नओवर ही नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने कहा आप उस पार्टी को जो काटा हुआ पैसा था वो वापस दे दीजिए, ठीक है, मत काटिए TDS, बिकॉज यू आर नॉट लायबल फॉर दैट। एक आध केसेस में उनका 2.5 लाख से ऊपर ही नहीं था किसी और का, तो हमने कहा 2.5 लाख में 240 से ऊपर है तो मत काटिए TDS। क्लियर हो गया बेटा मेरी बात अच्छी तरह से। तो यहाँ हमें कंडीशन क्या देखनी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए, लायबल होना चाहिए, इस टर्नओवर क्राइटेरिया को मीट कर, तीसरा थ्रेशोल्ड क्रॉस करनी चाहिए। अगर ये 3 चीज एप्लीकेबल है तो हमें TDS का रेट अप्लाई कर, बाकी तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे हम लैंड, जगह, बिल्डिंग या फर्नीचर किराए पे लेने की बात करें, फर्नीचर में भी टूट फूट बहुत कम होती है। फर्नीचर में क्या करोगे, आप बैठे हो कुर्सी पे बैठ रहे हो ना, 4-5 साल 10 साल चलती है आराम से, कुछ नहीं टूटता। लेकिन वहीं पे अगर ये मशीनरी होती तो रेगुलर में कुछ ना कुछ काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। मशीनरी कैसे, भाई कंप्यूटर साथ मशीनरी, ये जल्दी खराब होंगे और होते भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूटर किसी को किराए पे दूंगा तो मैं 2% पे चार्ज करूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम होगा, उसमें टूट फूट खराबी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं फर्नीचर दूंगा या लैंड एंड बिल्डिंग दूंगा
तो मेरी टूट फूट खराब कम होगी, तो उस केस में मेरा इनकम रेट ज़्यादा होगा तो मेरा TDS ज़्यादा पकड़ेगा। ये होगा मेरी बात बेटा अच्छी तरह से, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ठीक है। एंट्री लेवल आपको अगर सब जो भी वीडियोस देख रहे हैं उन पर उनकी जगह एंट्रीज हमारे यहाँ नीचे अटैचमेंट में मिल जाएंगी, और ये जो भी मैंने पढ़ाया है हटाया है ये भी आपको अटैचमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखोगे तो उसके नीचे अटैचमेंट में एक पेज के अंदर ये सब लिखा हुआ आ जाएगा और एक पेज में आपको जनरल एंट्रीज आ जाएंगी, तो आपको हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं, क्लियर करते हैं। आगे फिर मिलेंगे, इसमें एक पार्ट और है वो मैं भी अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा। ठीक है, छोटी छोटी जो छूटी हुई बातें हैं वो भी डालेंगे, जिसमें क्या होता है कि अगर आपका रेंटल जो इंडिविजुअल है, प्राइवेट बंदे हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे, अगर वो 50,000 से ऊपर का रेंट देते हैं तो TDS कटता है, तो उनको काट के देना पड़ता है। मान लो मैंने कोई कोठी किराए पे ली, 60,000 की ले ली, पर्सनल यूज के लिए ले ली, तो मुझे TDS काट के पेमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो किराए पे दे रहा है उसकी इनकम 6 लाख से ऊपर पहुंच गई, कल को वो उस इनकम को छुपा ना पाए। गवर्नमेंट चाहती है मेरे से कोई इनकम छुपे ना। 50,000 से ऊपर का रेंट ले रहे हो ना यार, तो ऑटोमेटिकली 6 लाख हो गया, तो तुम्हारी तो टैक्सेबल लिमिट से ऊपर हो गई। कल को कहेगा जी मैं तो किराया नहीं लेता, मैं कुछ भी नहीं लेता, छुप जाती है चीजें। तो उस केस में लायबिलिटी किस पे डाली? जो वहां रहने वाला है, किराएदार। अब वो कहेगा मैं तो बिजनेस पर्पज में रह ही नहीं रहा, मैं तो घर के लिए रखा है। तो भाई इतना बड़ा घर लिया ना तुम्हें 50,000 से ऊपर का रेंटल का, तो चल तो सबल आदमी है, गवर्नमेंट ने ये कंडीशन डाल दी अभी, तो उसके बेस में उसको वहाँ पे TDS काटना पड़ेगा। हम अगले लेक्चर में इसको प्रूव करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए। आप सबको जिसको भी मेरी ये चीज़ अच्छी लगती हो वो कमेंट जरूर करें, अच्छा लगेगा मुझे। रोज अब हमारी एक दिन छोड़ के वीडियोस आ रही हैं, ये पूरा महीना हमारा TDS का है, जिसकी वीडियोस आपको अगले महीने मिलेंगी। ठीक है, तो जिसको मेरा चैनल अच्छा लगता है वो मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, राइट में बेल आइकन है उसको दबाएं, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।